हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसा कि आप लोगों का एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूँगा कि आपको प्री और मेंस में क्या अप्रोच रखनी है, कैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, किस माइंडसेट से जाना है, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊँगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको छोड़ने चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो आपका क्लर्क प्री का एग्ज़ाम है, उसमें इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वांट के आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो मेरा फोकस रहेगा वो क्वांट के ऊपर रहेगा कि आप क्वांट में कैसे अप्रोच करोगे पेपर को, ठीक है। मेन एग्ज़ाम में आप अगर मॉक दे रहे हो तो मॉक में भी आप कैसे अप्रोच करोगे, कैसे क्वेश्चंस करोगे, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है इसकी टाइमिंग कितनी होती है। टाइम आपको 1 आवर का मिलता है प्री के लिए, ठीक है। अब बात ये है कि करना कैसे है ना। तो करना है, इसलिए सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरी कट ऑफ कितनी जाती है एसबीआई क्लर्क प्री की, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अपॉन 2022 का जो कट ऑफ गया था, 2022 में जो आपका लोएस्ट कट ऑफ था वो था आपका 62.25, ये तमिलनाडु के लिए था। एंड हाईएस्ट कट ऑफ जो था वो अप्रॉक्स 81 मार्क्स था, जो पंजाब रीजन के लिए था, है ना। तो आपको जो मार्क्स लाने हैं वो इसी के बीच में लाने, है ना। इतने मार्क्स ले आओगे आप तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको ज़्यादा लगे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है बस। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको इतने मार्क्स चाहिए, मतलब 100 में से जो 100 क्वेश्चन है उसमें से आपको अप्रॉक्स 80% क्वेश्चंस ठीक करके आने विद एक्यूरेसी, ठीक है। 80% क्वेश्चंस ठीक करके आने हैं। अब बात ये है कि कैसे कैसे बाइफर्केशन कैसे है, क्वांट का बाइफर्केशन क्या है। जो क्वांट में जो है, अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 प्री की बात करूं, तो आपके आए थे 5 डीआई के क्वेश्चन। जो डीआई थी वो टेबल थी, इजी डीआई थी, इसके 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद आपके वर्ड प्रॉब्लम, अरिथमेटिक जिसको हम बोलते हैं, वो आपके आई थिंक 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 15 हो गया ये। उसके बाद आपके सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे, है ना। और आपके नंबर सीरीज़ जो कि रॉन्ग थी उसके 5 क्वेश्चंस थे। 15, 5, 20, 10, 30, 5, 35 क्वेश्चंस हो गए। अब हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैं ये लेके चलूँ 35 क्वेश्चंस हैं, तो मुझे कितने नंबर में सब में लेके आ जाऊँ कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो अगर मैं इंग्लिश में लेके चलता हूँ, अगर 30 में से मैंने 25 क्वेश्चंस कर लिए, इसमें मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए, इसमें मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए, तो मेरे टोटल कितने हो जाएंगे 85 विद एक्यूरेसी। मुझे इतने अटैम्प्ट मैंने कर लिए ना, तो मेरा प्री हो जाएगा। तो मैं कट ऑफ से बहुत ज़्यादा आगे हो जाऊंगा और मैं ये श्योर हो जाऊंगा मेरा प्री तो निकल ही जाएगा। अब ये वेरी कर सकता है लोगों के लिए, ये मैंने एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जिसकी तीनों क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स में सही है, उसके लिए बोला है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप नहीं कर सकते हो। इंग्लिश में तो वैसे आप 30 और क्वांट में अगर आपकी क्वांट अच्छी है 35, ये आप लेके चलते हो। रीजनिंग में होता है कि आप फंस जाते हो, तो हो सकता है कि हाँ 35 में से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट इनमें तो आपको फुल नंबर लेके आने होते हैं, है ना। अब जिनकी मान लो क्वांट वीक है तो वो ये करे कि हाँ इसमें से अगर मैं जितने क्वेश्चंस कम कर रहा हूँ उसको कंपनसेट करूँगा इंग्लिश और रीजनिंग के साथ, जिसका जैसा है मेरे को, क्योंकि मुझे 85 क्वेश्चंस तो करने ही है। ये लीस्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इतने तो मुझे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आने ही है वहाँ पे, है ना। तो इतने क्वेश्चंस करने। अब वो वेरी कर सकता है लोगों पे कि मेरा अप्रोच क्या है, ठीक है। मैं किस में मेरा अपर हैंड है, कौन से सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे हैं, तो उस हिसाब से आप इसको वेरी कर लो। बट 85 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करके ही आने हैं प्री में, ठीक है। अब देखते करना कैसे है। अब आप सब जानते हो जो ये वाला पार्ट है, वर्ड सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज़, ये 20 क्वेश्चंस हैं, ये तो 20 के 20 होने ही चाहिए आपसे, है ना। ये 20 क्वेश्चंस तो आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं 30 क्वेश्चंस का पैटर्न बता रहा हूँ कि ये 20 क्वेश्चंस तो कोई भी स्टूडेंट जो क्लर्क प्री का एग्ज़ाम देने जा रहा है वो सबसे पहले इसी चीज़ को अटेम्प्ट करता है।
है ना, कि उससे क्या होता है, एक तो उसका मोरल हाई हो जाता है, और क्वेश्चंस जब सॉल्व होने होते हैं ना तो उसको थोड़ा सा ये भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब कभी भी जब भी आप प्री का पेपर खोलते हो ना, इन मॉक्स या फिर इन रियल एग्ज़ाम, तो आप सबसे पहले इनको देखा करो, ये वाला जो पार्ट है, एक बार पूरे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो, है ना। उसके बाद सबसे पहले आप सॉल्व करने का जब नंबर आए तो पहले आप ये जो आपके स्कोरिंग पार्ट है उन पे ध्यान दो। ये हो गया। उसके बाद आप क्या करो, पहला नंबर ये करो, दूसरा नंबर आप डीआई पे जाओ कि 5 क्वेश्चन की डीआई, एक बार डीआई सॉल्व कर। अब डीआई सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है कि अगर आपके पास टेबल है या फिर कुछ भी है ना, तो आप एक टेबल बना लो अपनी कॉपी में, रफ शीट जो आपको मिलती है वहाँ पे एक टेबल बना लो, और सारे डाटा, अगर जो जो डाटा निकल रहे हैं वो डाटा निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन वाइज करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगने लगेगा, तो क्या करो, आप टेबल बना लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टेबल बनाने में, जो आपका टाइम लगेगा वो आपका बचेगा, क्योंकि आपको फिर से ग्राफ नहीं देखना है, आपको फिर से टेबल नहीं याद करनी, आपको अपनी कॉपी में देखना है और वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, सीधा क्वेश्चन लगा के आना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप जाओ वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम पे जाने के बाद आप क्या करो, वर्ड प्रॉब्लम एक वास्ट है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, वो वर्ड प्रॉब्लम्स में होती है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है कि जो जो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, उसी में बोट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉफिट लॉस, जो भी आपका टॉपिक अच्छा है ना, पहले आप उन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व, लेंदी क्वेश्चंस मत पिक करना, लेंदी क्वेश्चंस मत पिक करना, जो नए टाइप के क्वेश्चंस लगे उनको पहले पिक मत करना, ठीक है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है आपके पास। तो पहले आप वो क्वेश्चंस ट्राई किया करो जो आप कर सकते हो, जिनमें आपका थोड़ा सा आपने उनमें ज़्यादा टाइम दिया हुआ, या फिर हाँ उसकी जब आप मॉक सॉल्व करते हो तो आपको पता है कि हाँ मेरे ये क्वेश्चंस बहुत कम रॉन्ग होते हैं, ये ज़्यादा राइट ही रहते हैं। तो जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन सब क्वेश्चंस को पहले किया करो, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन अगर आ जाएँ, मान लो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ जाएँ, तो उनको बाद में करो, बाद के लिए उनको रखो, ठीक है, मार्क डाइस चेक या फिर रिव्यू करने के लिए रखो, बाद में किया करो। तो 10 में से अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन तो आपको करना ही है, 20 क्वेश्चन आपको करना ही है, 25 ये हो गए, आपको इसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इनमें तो आपको नहीं कटना चाहिए। टेबल एंड जो आपका सिंप्लीफिकेशन नंबर से क्यूई वगैरह जो भी आता है, इनमें आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। तो इसके लिए क्या है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो होनी चाहिए ना, कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ट्राई करो जब भी आप कोई भी एक एग्ज़ाम देते हो तो उसके पहले ना जो टॉपिक वाइज होता है, टॉपिक वाइज में ये सब को दे के जाओ। इससे क्या होगा ना कि आपको नंबर सीरीज़ के पैटर्न्स बहुत सारे पता चलेंगे। जब आप टॉपिक वाइज दोगे तो आप एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस दे रहे हो, है ना, तो आपको आपके दिमाग में वो सब चीज़ें चलती रहती है। एक दिन पहले ट्राई करो कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एक दिन पहले ये करो। अब एग्ज़ाम की बात आई तो एग्ज़ाम का डेट आपका कब है, जो मोस्ट प्रोबेबल डेट थी वो जो लिखा हुआ था वहाँ पे, वो आपकी डेट है, प्री की जो डेट है वो बोल रहे हैं कि 27/12/2023, मतलब 27 दिसंबर तक वो आपको एडमिट कार्ड दे देंगे। और जैसा सिनेरियो चलता है एसबीआई का, तो इससे आप 7-8 दिन लेके 8 डेज इसमें ऐड करोगे तो आपका प्री का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि आता है 5 या 6 जनवरी से आपका प्री का एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, श्योर नहीं हूँ मैं इसमें, बट हो सकता है, जैसा उन्होंने बोला है कि हो सकता है 5 से 6 जनवरी तक स्टार्ट हो जाए। तो अभी आपके पास टाइम है, 20-25 दिन का टाइम है आपके पास। तो अब क्या करो ना कि स्टार्ट कर दो करना, मॉक्स लगाओ, और मॉक्स वही लगाओ, मॉक्स जब आप लगा रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इसी वे में रियल एग्ज़ाम में, मतलब जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो इसी वे में मुझे रियल एग्ज़ाम को देना है ना। जिस टाइप से अभी के दिन में जो लास्ट फ्यू डेज हैं तैयारी के मेरे, जिस अप्रोच से मैं जा रहा हूँ वो अप्रोच चेंज नहीं करनी है मुझे बाद में जाके वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। जो अप्रोच मेरा अभी है वही अप्रोच मेरा तब है। एक और बात, जब आप मॉक लगा रहे हो ना, तो मॉक जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो जब आप मॉक्स लगाओगे ना तो उसी टाइमिंग में लगाओ जिस टाइम में आपका रियल एग्ज़ाम है, ठीक है। जिस टाइम में आपका रियल एग्ज़ाम है उसी टाइम पे 1 घंटा बैठो और मॉक्स लगाओ। उससे क्या होता है ना कि उस टाइम पे जब आप मॉक्स लगाते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा उस टाइम पे ज़्यादा टेंटेटिव, मतलब ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो उस टाइम से ये फ़ायदा होता है कि आप उस जोन में आ जाते हो, एग्ज़ाम वाले जोन में ही रहते हो, अपने रूम में बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, फ़ोन में हो या फिर कहीं भी, तो उसी टाइम पे मॉक लगाओ
प्रैक्टिस ये करो, उसी टाइम पे मॉक लगाओ जब आपका रियल एग्ज़ाम है, ठीक है। ये नहीं कि शाम में रात में लगा रहे हैं, क्योंकि अब तैयारी वाले वो नहीं है कि अभी तैयारी करने का सीज़न नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक्स पे डिपेंडेंट रहना है। जितने ज़्यादा मॉक्स लगाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपको, ठीक है। तो सारे मॉक्स अभी से लगाना स्टार्ट करो। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप देखोगे ना तो ये आपको अच्छा ही रिज़ल्ट देगी। आप एग्ज़ाम में जब जाओगे तो मॉक्स लगा के जाओगे तो अच्छा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और टाइमिंग देख लो, टाइमिंग जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है ना उसी टाइम पे एग्ज़ाम देना है आपको। मॉक्स उसी टाइम पे लगाने हैं जिस टाइम पे आपका रियल एग्ज़ाम है, ये हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि प्री में आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या। तो ये तो कैलकुलेशन स्पीड आपको पता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप इनको करोगे। अब नंबर सीरीज़ में क्या है, नंबर सीरीज़ ज़्यादा ईजी टू मॉडरेट ही आती है, ठीक है। तो ईजी टू मॉडरेट आती है तो जो भी अभी जैसे IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है तो उनमें देख लो किस टाइप के नंबर सीरीज़ आए हैं, ठीक है। उसका एनालिसिस देखो उसमें किस टाइप के नंबर सीरीज़ आए हैं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी चल क्या रहा है, अभी किस टाइप के पैटर्न्स आए हैं। कुछ नए पैटर्न्स हो सकते हैं आए हो तो उनको देखो, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, स्क्वायर, ठीक है। ये सब याद रहने चाहिए, कम से कम 30 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब, 1 to 30 तक के स्क्वायर और 1 to 15 तक के क्यूब, तो ये आप रख लो, ये लिख के प्रैक्टिस करो। रोज़ आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये स्क्वायर्स और ये क्यूब्स तो आपको हमेशा पता होने चाहिए। फिर आपका आता है फ्रैक्शंस। जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि जब आप फ्रैक्शन से करने लगते हो ना चीज़ों को तो वो सिंप्लीफाइड वे में और ज़्यादा जल्दी होती है। तो फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए। और ये जो ये करने का टाइम है ये अब है, एग्ज़ाम से 5-10 दिन पहले आप करोगे ये चीज़ें तो आपको याद भी रहेंगी चीज़ें, क्योंकि हो सकता है भूल जाते हैं, लेकिन 1 to 30 1 to 15 स्क्वायर क्यूब्स तो लोगों को याद ही रहते हैं। फ्रैक्शंस पे ध्यान दो कि फ्रैक्शंस से भी अभी आने लगे, तो उस टाइप से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप क्या सकते हो कि देखो टेबल में तो कुछ नहीं है, टेबल में तो आपको क्या बोलते हैं DI में तो आपको पता है कि किस टाइप की DI आती है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वो अप्रोच आपको पता है। बट मैंने आपको ये बता दिया कि पहले आप जब अभी आप DI सॉल्व करते हो तो एक टेबल बना लो, ईजी होता है, ठीक है। जब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी होता है टेबल बना के उस चीज़ को करना, ठीक है। अब बात ये वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स को आप जब एग्ज़ाम में देखो टॉपिक वाइज टेस्ट मस्ट है। हर टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट एटलीस्ट एक तो लगाओ ही, हर दिन एक टेस्ट, क्योंकि अभी अब पढ़ने का टाइम वो तो है नहीं, पूरा फोकस प्री पे रहो, है ना। क्योंकि प्री निकलेगा तभी आप मेंस के लिए कर सकते हो। या अभी से आप अगर मेंस की प्रिपरेशन करोगे ना तो वो हो सकता है प्री में आपको अफेक्ट करे, है ना। तो क्या करो आप कि अभी पहले प्री के बारे में सोचो, मेंस के बारे में नहीं सोचना है आपको। मेंस के लिए आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। और मेंस की प्रिपरेशन आप पहले से करते आए हो, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग करना है। IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम अगर आपने दिया, IBPS PO का दिया, जैसे SBI PO का दिया, RBI असिस्टेंट का दिया, तो आपका प्री और मेंस, क्योंकि मेन ज़्यादा अंतर तो होता नहीं है, तो मेंस की तैयारी तो आपको चल रही है, ठीक है। मेन क्या है कि क्लर्क प्री वगैरह में क्या होता है कि आपको कट ऑफ बहुत हाई आता है, तो उसी हिसाब से आपको तैयार भी रहना चाहिए। PO में एज़ कम्पेयर टू क्लर्क कम कट ऑफ जाती है, बट क्लर्क प्री में कट ऑफ बहुत ज़्यादा भागती है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है कि मुझे इतने नंबर्स लेके आने हैं, ठीक है। कोई एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ मैं कि 80 ही जाएगी, 85 ही जाएगी। आपको क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, बट श्योरिटी के साथ। श्योर हो तभी मारो, अनश्योर हो तो छोड़ दो। आपको 1% या 2% भी लगता है ना कि हाँ अनश्योरिटी है, तो उस चीज़ को छोड़ दो आप। ये हो गया। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को आप डिवाइड कर लो। अपने जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक में आप लिख लो कि किस किस में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आप सही, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यहाँ पे टॉपिक्स लिख लो, ठीक है। और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉक में वो लिख लो, और कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो, ठीक है। कितने राइट कर रहे हो, कितने रॉन्ग कर रहे हो, ये पता चल जाएगा। तो आपको टॉपिक का नॉलेज हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा अच्छा है, मैं इसी टॉपिक पे ये जो 4-5 टॉपिक्स उठा लिए मैंने, ये 5 टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस में जाके रियल एग्जाम में करने वाला हूँ जो मैंने मॉक में किए, है ना। और जो भी आपके थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न है, जैसे QE वगैरह में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, तो QE वगैरह को सॉल्व करो रोज़। 5 से 10 QE सॉल्व किया करो। सिंप्लीफिकेशंस ज़्यादा आते हैं, 15 से 20 सिंप्लीफिकेशंस रोज़ सॉल्व किया करो। तो आपका ये सब प्री तो आपका ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि प्री की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, आपको उसी हिसाब से तैयारी भी करनी है।
और उसी हिसाब से मार्क्स लेके आने हैं। अब क्या है, अब आते हैं मेंस पे। प्री की बात हो गई, मेंस, क्योंकि क्लर्क प्री एसबीआई में क्या है ना कि प्री और मेंस की डेट में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम दिन का होता है। और जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन में पढ़ा है, तो मेंस का जो आपका एडमिट कार्ड है वो 15 फरवरी तक आ जाएगा। 15/2/2024 तक आपका मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फेब में ही आपका मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मेंस की भी कट ऑफ जो आती है वो इसी 80 से 82 इतनी ही आती है। इतना ही कट ऑफ था आपका मेंस का भी 2022 का, अगर मैं बोलूँ, ठीक है। तो आपको उसमें भी ऐसे, बट बाइफर्केशन कैसे है मेंस में आपके क्या है, मेंस में आपका इंग्लिश है 40, इंग्लिश 40 है, क्वांट 50 है, रीजनिंग 50 है और जनरल अवेयरनेस 50 है। तो क्यूए में जो 50 नंबर होते हैं ना, क्यूए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो 50 क्वेश्चंस हैं, उनका बाइफर्केशन ऐसे होता है कि आपके 20 से 25 तो ये रहेंगे, डीआईज रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आप, जैसे मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, तो 2022 में जो आया था वो बता रहा हूँ आपको, 20 से 25 आपके डीआई रहेंगे। अब डीआई में क्या क्या आए थे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आपका पाई चार्ट आया था, ठीक है, डबल लाइन आया था, मिसिंग टेबल आई थी, और जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, तो उन्होंने वही इस बार किया था, खेला था मेंस के एग्ज़ाम में 2022 के। केसलेट के 10 क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको बताया केसलेट इजी होता है। केसलेट क्या होता है, आप एक बार पढ़ के समझ लोगे ना, तो केसलेट सबसे इजी होता है इनसे करने में, एज़ कम्पेयर टू डबल लाइन। इनके जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत लेंदी थे। केसलेट में क्वेश्चंस लेंदी नहीं कर सकता वो केसलेट में, क्योंकि आपसे वो जब सॉल्व करता है तभी आपसे बहुत कुछ चीज़ें, रेशियो पूछ लेता है, परसेंटेज पूछ लेता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन में मेहनत नहीं कराता है ना। और एक बार आप केसलेट को सॉल्व कर लोगे ना, तो केसलेट में गलती होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। केसलेट आपने अगर सॉल्व कर लिया एक बार, तो आपके 10 क्वेश्चंस रॉन्ग होने के बहुत कम चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे, है ना। तो केसलेट पे ध्यान दो। केसलेट अब प्री में भी पूछने लगा है, प्री लेवल के एग्जाम में भी केसलेट पूछने लगा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि केसलेट से डर लगता है, केसलेट छोड़ देते हैं। ये स्कोरिंग चीज़ें होती है, ये केसलेट जो है वो स्कोरिंग है आपका, तो इन पे ध्यान दो। और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज रेशियो का ही खेला होता है, और ज़्यादा कुछ केसलेट में ऐसा कुछ नहीं दे देते हैं बाहर से लाके कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बस आपको लाइंस पढ़नी है, उस जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको कॉपी में लिखनी है, और वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू दीज। मैं मानता हूँ केसलेट बेटर है। स्कोरिंग क्या बोलते हैं, वो है, टॉपिक है, आप इसमें स्कोर कर सकते हो। अगर आपने केसलेट समझ लिया तो आप स्कोर कर सकते हो। दूसरी चीज़, Q1 Q2 इनके 2 से 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस मान लो, ठीक है। डीएस 3 क्वेश्चंस है, और डीएस भी जो थे इजी लेवल के होते हैं कि आप देख के बता सकते हो कि हाँ इस वाले स्टेटमेंट 1 से आएगी, स्टेटमेंट 2 से नहीं आएगी, या फिर दोनों को कंबाइन करके, तो आप देख के बता सकते हो। डीएस को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व करने मत बैठना डीएस को कभी भी। अगर आपको लग रहा है कि सॉल्व करने की ज़रूरत है तभी आप सॉल्व करो, क्योंकि क्लर्क के एग्ज़ाम में तो ऐसा होता है कि देख के ही पता चल जाता है कि हाँ डीएस ऐसे निकलेगा, हाँ, तो ये भी आपका स्कोरिंग, आप मान सकते हो स्कोरिंग है। उसके बाद आपका क्या है, अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, ये इन्होंने थोड़ा कम किया है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन इसके मतलब पहले 10 क्वेश्चन आते थे, 8 से 10 क्वेश्चन आते थे, अभी 5 क्वेश्चन किया। उसमें क्या किया, क्यूई ऐड कर दिए, 3 क्वेश्चन आपके क्यूई के भी होंगे। इसमें भी आपका पहला जो मेंस का भी एग्ज़ाम आप देने जाओगे, तो पहला आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि पहले मैं इन दोनों चीज़ों को कर लूँ, क्योंकि ये मेरे स्कोरिंग जोन है, तो इनको करके उसी के बाद मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। और इसकी जो कट ऑफ थी, क्वांट में जो डुएबल क्वेश्चन थे वो 20 to 25 थे, 50 में से आधे क्वेश्चन डुएबल थे। तो आपको कम से कम 30-32 क्वेश्चन तो करके आने ही है कि आप जो कट ऑफ मार्क्स है उससे ज़्यादा हो, और वो आपका क्वांट में ही हो सकता है। क्योंकि इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश रीजनिंग का तो नहीं बोल सकता मैं, इंग्लिश और जीए एक ऐसे सब्जेक्ट है ना, वो बहुतों को आते हैं। जीए भी थोड़ा सा स्कोरिंग है कि हाँ जीए में अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी है तो आप स्कोर कर सकते हो, बट वही बात क्वांट में भी है। क्वांट में अगर आप मान लीजिए 32 के जगह 30-40-42 क्वेश्चन करके आते हो, तो आप तो मतलब जो एवरेज ये 25 है, अगर आप 42 करके आ रहे हो तो आप ऐसे ही 17 क्वेश्चन 17 मार्क्स ज़्यादा हो जो और बच्चे हैं। तो
एवरेज से आप ज़्यादा, तो आप क्वांट में भी ये चीज़ कर सकते हो कि हाँ मुझे अटेम्प्ट इतने करने हैं, इसके लिए मुझे इस टाइप से तैयारी करनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस पकड़ने हैं, इस टाइप से सॉल्व करना है उनको, है ना। उसके बाद आपका हो गया अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें पहले 15-16 आती थी, अभी 11 वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। और वर्ड प्रॉब्लम भी वही, इसमें भी सेम सिनेरियो है कि वही टॉपिक पढ़ना है मुझे जो वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नए टॉपिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, वो आपको कुछ फ्रूटफुल नहीं होगी वो आपके लिए, है ना। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो क्या बोलते हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर जिसमें आप आपने देख रखे हैं क्वेश्चंस, उसी टाइप के क्वेश्चंस उसी टाइप के टॉपिक में जाओ। ये नहीं कि अब यार मुझे प्रॉफिट लॉस का चैप्टर नहीं आता तो मैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस लगाना भी स्टार्ट कर देता हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। उसी टाइम को आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेंस का। प्री और मेंस का जो हमारा था, जो भी स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, तो वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। अब मेंस में एक और चीज़ है कि डीआई, तो डीआई ज़्यादा आती है। आप देख रहे हो आधे क्वेश्चन 50 में से 25 क्वेश्चन डीआई के हैं। तो ये नहीं करना है कि ये डीआई पढ़ ही नहीं रहे हैं हम। डीआई में हमें हर टाइप की डीआई को एक एक बार सॉल्व कर लेना है मेंस के पहले, क्योंकि बहुत कम टाइम रहेगा आपके पास। प्री जैसे ही दे के आओगे ना, तो आपको अगर विश्वास है कि हाँ मेरा प्री निकल रहा है, तो सीधा आप मेंस के मॉक्स लगाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मॉक ही आपका एक सहारा होगा जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपको अच्छे नंबर लाने में मदद कर सकता है। तो ये जो भी आपके टॉपिक्स, जैसे आप सोचते हो कि हाँ ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है, तो उन टॉपिक पे जल्दी लगो, उन टॉपिक को ज़्यादा करो। जैसे आपके डीआई वीक है तो डीआई के टॉपिक वाइज लगाना स्टार्ट कर दो। आपको लगता है कि आपका Q1 Q2 वीक, मतलब क्वांटिटी कंपैरिजन वीक है, तो क्वांटिटी कंपैरिजन लगाना स्टार्ट करो। QE अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन आपने जो प्री में पढ़ा हुआ है वो इनफ है मेंस के लिए भी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। उसी को घुमा फिरा के पूछ लेगा। तो आपको QE और सिंप्लीफिकेशन तो जो आपने प्री में पढ़ रखी है ना अप्रॉक्सीमेशन, वही काफ़ी है आपके लिए। डीएस एक ऐसा पोर्शन है जो डीएस बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, तो डीएस के आप सेट्स लगा सकते हो, है ना। कि डीएस आपको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो वो आपको फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको नीड है कि हाँ मेरे को सॉल्व करना है, तो ये डीएस अगर सॉल्व करने वाली डीएस आ रही है, तो इसको वन गो में मत करो, इसको बाद में आके वही मार्क फॉर रिव्यू करो, बाद में आके करो। जो टाइम आप यहाँ स्पेंड करोगे ना, उतने टाइम में आप एक डीआई सॉल्व कर सकते हो। तो डीआई पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि डीआई आपका स्कोरिंग है ना। इस सब में अगर मैं बोलूँ, ये 3-4 टॉपिक मिला के 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, और सिर्फ एक टॉपिक डीआई का टॉपिक है जो आप प्री में भी आपने पढ़ा है, हर मेंस के लिए पढ़ा है डीआई, हर क्या बोलते हैं पेपर में आपके डीआई आता है। तो इस पे आपका बेटर अप्रोच होना चाहिए, और ये आपको और भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा अगर आपने डीआई को अपना मजबूत कर लिया ना। ये आपका मजबूत पक्ष है, तो आपको हर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको, तो वहाँ पे आपको हेल्प ही करेगा ये, ठीक है। तो जो भी आपके वीक एरियाज़ है ना, उनको अभी से आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि उन पे आप काम करना स्टार्ट कर दो, उनको रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। जैसे जीएस है, जीएस अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हर दिन 1-2 घंटे दो, और क्वांट लगाओ। क्योंकि विदाउट जब तक आप क्वांट को सॉल्व नहीं करोगे ना, जब तक आप इन सब टॉपिक से रूबरू नहीं रहोगे, इन सब टॉपिक से यूज टू नहीं रहोगे, तो आप अगर ये सोचोगे कि ये मेरा सही है और आपने मॉक्स नहीं लगाए हुए हैं और जाके एग्ज़ाम में दोगे, तो हो सकता है कि कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो मुझे आता था और इस टाइप से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो हर टाइप की डीआई, हर टॉपिक की डीआई आपके पास सॉल्व में आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ इस टाइप से आया तो ये मेरा अप्रोच रहेगा, इस टाइप से डीआई आएगी तो ये मेरा अप्रोच होगा। बेसिक अप्रोच को चेंज करके कुछ अपने नोटेशंस बना लो, ठीक है। अपने हिसाब से कुछ शॉर्टकट्स ट्रिक बनाओ, ठीक है। शॉर्टकट्स बहुत मदद करेंगे आपको कि हाँ कि जैसे मान लीजिए सम और डिफरेंस का होता है कि कुछ सम दिया होता है और डिफरेंस दिया होता है, तो बहुत सारे बच्चे एक्स वाई लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू समथिंग। ये अब इसका अप्रोच क्या है, मान लीजिए आपका 2 नंबर का सम 50 है और उनका डिफरेंस 20 है, तो आपको पता है जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 50 + 20 डिवाइडेड बाई 2 35 आ जाएगा, एंड 50 - 20 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका 15 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, ये आपको पता होनी। वहाँ पे अगर आप वेरिएबल्स लेके बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आपको अगर कुछ बच्चों से आगे निकलना है तो आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक्स,
अपनी थोड़ी सी ज़्यादा कि हाँ मैं इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे परसेंटेज मुझे पता है कि मैं सीधा कैलकुलेट कर लूँगा। अब मान लीजिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आया, ये ग्राफ है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ दिए हुए हैं और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दी हुई है। अब मैं यहाँ पे अगर मान लूँ 100x बॉय, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100x थे और यहाँ पे मान लीजिए 25% है, हाँ तो 25% गर्ल्स थे, तो बॉयज़ कितने आएंगे 75%, 75x की वैल्यू ये आएगी। नहीं करना है ना ये सब करने में जो टाइम लगेगा, मैं सीधा मुझे पता है अगर 25% बॉयज़ है तो 75% गर्ल्स होंगी। सीधा मैं इस वाले नंबर को 75% से डिवाइड करूंगा तो मेरे टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं गर्ल्स आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। गर्ल्स मेरे को दे के रखा है, बॉयज़ मेरे को दे के रखा है, कोई भी दे रखा है, उससे माइनस करूंगा सीधा। तो मुझे परसेंटेज में जाना ही नहीं है, मुझे एक बार ये अप्रोच स्टार्टिंग से ही रखनी है कि हाँ इस अप्रोच से मैं जा रहा हूँ तो मैं ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूँगा। तो इस टाइप के जो होती है ना, इस टाइप का माइंडसेट आपका माइंड थोड़ा सा माइंड पावर ही बढ़ाएगी, सोचने की शक्ति बढ़ाएगी और आप क्वेश्चंस को बेटर वे में अप्रोच कर सकते हो, बेटर वे में सॉल्व कर सकते हो। क्वांट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो अनसॉल्वेबल हो या फिर जिससे आपको डरना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपने भाई क्वांट तो यार सबने पढ़ रखी है, 8 से मतलब जब से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं क्वांट तो रीजनिंग वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम तैयारी के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वांट तो मेरे ख्याल से 12th तक सबने पढ़ी होती है और कुछ उससे कोई बाहर की चीज़ें नहीं आती है एग्ज़ाम्स में, है ना। उसी चीज़ों को घुमा फिरा के आपके पेपर में प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो आप ये पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि क्वांट हार्ड होती है, ठीक है। क्वांट इजी सब्जेक्ट है, बस क्वांट में ये है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है आपको। आपने अगर टाइम दे दिया ना तो इसमें भूलने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि डीआई में कोई फॉर्मूला होता है कि आप भूल जाओगे कुछ देर बाद। वो चीज़ अगर आपने डीआई एक बार देख लिया ना, न्यू टाइप की डीआई या फिर न्यू टाइप का क्वेश्चन देख रखा है तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो कार्बन कॉपी बन जाएगी। क्वांट ये होता है ना। तो क्वेश्चंस जितने आप देख सकते हो, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्वांट जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और क्वांट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्लर्क के हिसाब से, क्लर्क मेंस के हिसाब से मैं बोलूँगा कि जो आपने पढ़ी ना हो, जिससे आप यूज्ड टू ना हो। सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी एग्ज़ाम में जो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मॉक्स दिए होंगे तो आपको देखने को मिले ही होंगे। तो ये दिमाग से डर निकाल देना कि यार ये मेरा टॉपिक वीक है, कैसे करूँगा, छोड़ दो उस टॉपिक को। उस टॉपिक को छोड़ के भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, जिसमें आपका अच्छा है, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जो टॉपिक आपका अच्छा है, उसी में और मेहनत करो। नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी है हमें। अभी के टाइम पे, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी जो टाइम पीरियड है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको उसी टाइप से पढ़ाई करनी है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। जिस टाइप से आप, जब तक आप अपने अप्रोच को चेंज नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं निकल सकते हो दूसरों से। तो ये दिमाग से निकाल दो कि हाँ ये हार्ड है तो मैं ये करूँगा ही नहीं। हार्ड है तो यार हार्ड को कौन इजी बनाएगा, आप ही इजी बनाओगे ना, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। आज पढ़ो चाहे कल पढ़ो, पढ़ना आप ही को है ना। तो उसी टाइप से आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ कि मुझे इसी अप्रोच से मेंस में जाना है, मुझे क्लर्क प्री में जाना है, जो मेरा रियल एग्ज़ाम होगा मैं इसी अप्रोच से दूंगा, जिस अप्रोच से मैं अभी के 10 से 15 दिन जो मेरे पास बचे हुए हैं ना, उसी वॉक लो, आराम से उठो, पूरी नींद लो, ठीक है। सबसे ज़रूरी है नींद, 6-7 घंटे की नींद लो, क्योंकि अभी आपको बस मॉक्स लगाने हैं। 1 घंटे का मॉक्स है, दिन में 2 से 3 मॉक्स लगा लिए, 3 से 4 टॉपिक वाइज कर लिए, बहुत है, इनफ है, मोर देन इनफ है वो आपके लिए। क्योंकि इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इन 15 दिनों में, अगर आप 5-6 घंटे भी पढ़ते हो तो, क्योंकि आप वो एग्ज़ाम पैटर्न ही सॉल्व कर रहे हो, जिस पैटर्न में आपको एग्ज़ाम देना है वही चीज़ों से आप जा रहे हो, गो थ्रू हो रहे हो, वही चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहीं पे स्ट्रेटजी वीडियो को विराम देते हैं और गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।